नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम आज आपको ले चलने आए हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। रुड़की की भूकंप रोधी प्रयोगशाला भारत की पहली प्रयोगशाला है जहां इमारतों के ढांचे के सैंपल की टेस्टिंग की जाती है कि कितनी तीव्रता का सामना ये इमारतें कर सकती हैं। दरअसल हम इस अभियान को जारी रखना चाहते हैं तब तक जब तक हमारी भूकंप साक्षरता अर्थक्वेक लिटरेसी इस टर्म से सामना आज हुआ। जब मैं यहाँ आने से पहले गूगल में विचरण कर रहा था कि हमारी भूकंप साक्षरता काफी खराब है। वो इसलिए भी कि हम तरह तरह के वहम के शिकार हैं। जो वैज्ञानिक दावे हैं, जो प्रयोग हैं, उन तक हम सब की पहुंच नहीं है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ऐसी चूक हो जाती है, लेकिन बार बार अगर हम इन बातों तक पहुंचें, पलट कर देखें, तो शायद हम बेहतर रूप से साक्षर हो सकेंगे। एक डर की जगह पे हम वैज्ञानिक तरीके से सोच सकेंगे कि हम कितने सुरक्षित हैं। रुड़की में आज इसी से संबंधित एक प्रयोग हो रहा है जिसको हम आपके लिए शूट करेंगे। यहाँ के इंजीनियर, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, अध्येताओं से बात करेंगे कि वो अपने अध्ययन के दौरान जो हिंदुस्तान में बनने वाली इमारतें हैं उनमें जो कमियां हैं वो किस तरह से महसूस करते हैं, उनके बारे में वो क्या राय सुझाते हैं और क्या सुरक्षा के उपाय हम सबको अपनाने चाहिए। ये तकनीकी मामला हो सकता है इंजीनियरिंग के विषय के हिसाब से, लेकिन ये आपको ध्यान में देना चाहिए कि जितना ज्यादा हम जानेंगे उतना ही ज्यादा हम सवाल पूछ सकेंगे जहां से हम मकान खरीदते हैं, जिनसे हम खरीदते हैं, और जब अपनी जमीन पर हम अपना मकान बनाते हैं। ये सुरक्षा का इंतजाम करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम आधी से ज्यादा जो आबादी है हिंदुस्तान की या इलाका है वो भूकंप प्रभावित इलाका है। जैसे जापान से जब आप किसी जापानी से मिलेंगे तो वो कहेगा कि 7% की जो तीव्रता वाला भूकंप है वो किसी भी वक्त जापान में आ सकता है। इसलिए जापान आपको हमेशा एक तैयार मुल्क मिलता है। भूकंप की ड्रिलिंग होती है, स्कूल के पहले दिन में बच्चे तैयार मिलते हैं। बिल्डिंग बनाने का अपना एक तरीका है। हो सकता है कि हमारी इमारतें भी नियम कायदे से बनती हों, लेकिन कोई सत्यापित करने वाली कोई ऐसी मुकम्मल या तटस्थ एजेंसी नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस पहलू को ज्यादा से ज्यादा जानें, तभी हम जाकर इसके डर को जीत सकेंगे और भूकंप से होने वाले नुकसान को कम से कम कर सकेंगे। तो आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में जो प्रयोग हो रहा है ये शॉक टेबल है। ये अभी बता दें, ये रेल की पटरी पर रखा हुआ है। एक खास तरीके के झटके का यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, लेकिन पहले हम इसकी यहाँ की प्रयोगशाला में आपको ले चलते हैं जहां पर एक और इंतजाम किया गया है। प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई इमारतों को आज टेस्ट किया जाएगा। प्रोफेसर डीके पॉल हमारे सीनियर अच्छा, कलीग, आपने शायद इसे कभी टीवी में देखा होगा। ये शेक टेबल प्रयोगशाला इसको बोलते हैं। मोहम्मद साहब आइएगा। यहाँ पे एक इस इमारत की अभी इसकी टेस्टिंग होगी कि इसकी भूकंप रोधी क्षमता कितनी है, और इसके अध्ययन करने के लिए एक हाई स्पीड कैमरा मोहम्मद साहब देखिए वहाँ लगाया गया है जहाँ 1 सेकंड में 1000 फ्रेम से कैप्चर होगा और देखा जाएगा कि किस क्षण में इमारत टूटती है या किस तरह से टूटती है। ग्राउंड एक्सेलरेशन कितना होगा वो दूसरा डेटा एक्विजिशन सिस्टम से वो जो एक दूसरा है वो ग्रे कलर का है, उसमें झटके की तीव्रता, रफ्तार है ना, वो मापा जाएगा ये वाले इस मशीन से। ये सर आपने यहाँ क्या लगाया है इसको? ये सर डाटा एक्विजिशन सिस्टम है। ये जब इमारत हिलेगी तो किस तीव्रता से किस दिशा में हिल रही है? हिलेगी तो इसका जो रिकॉर्ड है डाटा एक्विजिशन सिस्टम का, हाँ। इसका रिकॉर्ड इस कंप्यूटर में आएगा। हाँ। इसके अंदर हमने सेंसर लगा रखे हैं। एक तो बेस में सेंसर लगा हुआ है वहाँ पे। अच्छा। एक वो जो काले रंग का सेंसर है बीच में जो है वो उसको एक्सेलरोमीटर बोलते हैं। वो जो है बेस में कितना ये भूकंप का जनरेट करेगा, वेव जनरेट करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। ऐसे ही हमने खिड़की पे लगा रखा है एक विंडो पे, और 2 हमने जो है ऊपर लगा रखे हैं, छत के ऊपर लगा रखे हैं। तो हम ये देखेंगे हमारी ये जो बिल्डिंग का मॉडल है तो ये हम देख रहे हैं कि कितनी वेव नीचे से ऊपर तक ट्रांसफर होती हैं। अच्छा। हमारे इस मॉडल में ये हमने देखा है, पहले हमने इसको टेस्ट किया था तो हमने ये टेस्ट किया था कि जो इसकी जो वेव है वो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल नहीं करती है। तो जनरली वैसे जो है हमारा जो वैसे जनरली स्ट्रक्चर होते हैं
वो ऊपर वाली बिल्डिंग ज़्यादा हिलती है एज कम्पेयर टू नीचे वाली बिल्डिंग। ओह। तो पर अब ये हमारा मॉडल एक इसके अंदर एनर्जी डिसिपेटर लिंक लगे हुए हैं, तो वो एनर्जी को नीचे ही डिसिपेट कर देते हैं, ऊपर जाने ही नहीं देते हैं। वो एक यूज्ड मटेरियल के यूज्ड जो टायर है, टायर जो है रिसाइकल होता है, बट एक पार्ट टायर का बच जाता है जो कि रिसाइकल नहीं होता है, जो कि जलाने के काम आता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी खतरा है। उसको हमने यूज़ करके एक विस्को इलास्टिक लिंक डेवलप किए हैं जो कि एनर्जी को यहीं पे डिसिपेट कर देते हैं, उसको ट्रांसफर नहीं होने देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये एक नई तरह की टेक्नोलॉजी वो आप यहाँ पे करेंगे। आपके समझने के लिए बता देता हूँ कि जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने जो रबर की जो टायर होती है जिसको हम फेंक देते हैं, जो जलने से रह जाता है, उससे ये बनाया है, मतलब एक सरिया का विकल्प। और इस तरह से इन्होंने दो स्लैब के बीच में इसके जरिए जोड़ने का, ब्लॉक के बीच में जोड़ने का ये काम किया था। इसको लिंक बोलते हैं आप, है ना। यही वो चीज़ है जो यहाँ पर जो परीक्षण हुआ है, वो पूरा ये कितनी क्षमता को बर्दाश्त कर सकता है भूकंप की, इसी का यहाँ पर परीक्षण होगा। हम थोड़ा अपने दर्शकों को बता दें कि जो टेस्ट करने जा रहे हैं उससे पहले ये क्या मशीन है। तो एक यहाँ ये वाइब्रेट, दो वर्टिकल दो वर्टिकल है। वर्टिकल एक्चुएटर्स हैं। अच्छा, और एक तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, Horizontal। सीधे और समानांतर दिशा में, है ना। ये इमारत को ऐसे हिलाएंगे। तो आप बता रहे थे कि 1986 में ही आपने ये शेक टेबल बना लिया था। कंस्ट्रक्टेड हुई थी, फर्स्ट इन इंडिया। हिंदुस्तान में पहली पहली बार। अच्छा, ये जो आप टेस्ट करते हैं तो IIT रुड़की अपने अध्ययन के लिए आप प्रोफेसरान यहाँ करते होंगे, लेकिन जो बाकी जो इमारतें बनती हैं कि वो मजबूत हैं कि नहीं हैं, क्या वो उनका हम इस विधि से परीक्षण कर सकते हैं क्या? नहीं, टेस्टिंग है ना, फुल स्केल टेस्टिंग ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है। नहीं। हाँ, वी आर लिमिट, यानी हम ये जो साइज ऑफ प्लेटफॉर्म है वो हमारे ऊपर एक लिमिटेशन है। इससे आप एक अंदाज़ा बता सकते हैं कि ये अगर तरीका हो तो इमारत ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित बन सकती है। ये ज़रूर हम कहते हैं कि यानी किस तरह से यानी चीज़ें इस्तेमाल की जानी चाहिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेम होता है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करने का तरीका होता है कि उसको कैसे यूज़ किया जाए कि वो आपका अर्थक्वेक रेजिस्टेंस इम्प्रूव हो। मैं यहाँ क्यों आया, मैं बता रहा हूँ। मैं एक इमारत जहाँ बन रही थी वहाँ गया था, अपने दर्शकों को ले गया था कि कैसे जो सरिया वगैरह है वो एक भूकंप रोधी इमारत की कैसे डिज़ाइन होती है। तो वहाँ किसी ने यूं ही कह दिया कि हम अब जो भी इमारत बनाते हैं उसका 10 मीटर का ढांचा बनाकर IIT रुड़की जैसे संस्थानों को, जैसे और 2-3 है वहाँ कहीं भेजते होंगे, वहाँ भेजते हैं, वहाँ हमारा मॉडल टेस्ट होता है। तभी हमने यहाँ फ़ोन किया कि भाई यहाँ कैसे होता है। पर इस तरह से होता है। मैं ये अंदाज़ा किया कि तब तो इस रास्ते पे मैं इतना चलता हूँ, मुझे बहुत सारे ट्रैक्टर पर ऐसे ढांचे लदे हुए दिखने चाहिए थे कभी ना कभी। ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है, बट हम जो बनाते हैं वो अपने रिसर्च पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, किसी बाहर के लोगों का टेस्ट नहीं जो करना। वटावा द फैसिलिटी जो है हमारे पास में, दीज आर ओनली द फीजिबिलिटी स्टडी ऑफ एनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ। मतलब कोई कहता है ये इसके अंदर है, हमने इसको इलास्टिक लिंक अगर क्या मैं यूज कुछ कर रहा है। दरअसल में बताना चाहूँ तो होता हाँ। क्या, कुछ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो 35-40 मीटर की होती है, उसमें अर्थक्वेक के अलावा विंड जो होता है, हवा का दबाव भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वो जो सज्जन बता रहे होंगे, जहाँ तक मैं गेस करता हूँ, वो क्या होता है कि विंड टनल टेस्टिंग हमारे यहाँ एक लैब है, इसमें बिल्डिंग का छोटा मॉडल बना के और विंड से पास किया जाता है। अच्छा, तो हो सकता है उसके नहीं तो बारे वो में क्या बात प्राइवेट वाले भेजते हैं आपसे कराने? बिल्डर भी होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है कोर्ट की कि अगर करते हैं, बड़ी हाँ। बिल्डिंग है 30-35 मीटर की है, ठीक है, तो उसके लिए विंड की टेस्टिंग करते हैं। लेकिन इमारत के ढांचे में कितनी क्षमता है, इसकी टेस्टिंग प्राइवेट नहीं हो सकती है? नहीं, बनने के बाद आप देख के कर सकते हैं कि उन्होंने तरीके से बनाया है कि नहीं बनाया है, मतलब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। बेसिकली यहाँ तो कॉन्सेप्ट जनरेट कि इस टाइप का अगर हम बनाएंगे तो इसकी रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा होगी। और आज ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि कई लोग दावा करते हैं सर कि बल्कि कर चुके हैं, अखबारों में विज्ञापन देखे कि जो प्री कास्ट टेक्नोलॉजी से, मतलब प्री कास्ट मतलब पहले से सब चीज़ ढाल दिया जाए ये दीवार और इसको जोड़ दें, उससे अगर इमारत बनाए तो वो ज़्यादा सुरक्षित है। देखिए, प्रीकास्ट में सबसे कमज़ोर कड़ी होती है जॉइंट की, जॉइंट की जो जंक्शन कड़ी की। होती है, हाँ, उसको और जोड़ेंगे कैसे? उसको जोड़ेंगे कैसे, और उसकी टेस्टिंग जो है, एनालिटिकल मॉडलिंग उसकी संभव नहीं है। वो एक्सपेरिमेंटली ही टेस्ट किया जा सकता है कि उस जॉइंट की कैपेसिटी कितनी है। जब तक वो फोर्स ट्रांसफ़र प्रॉपर नहीं करता है, तब तक वो उसकी एफिशिएंसी और उसकी क्षमता आप नहीं बता सकते। इससे पहले कि हम इस टेस्टिंग की प्रक्रिया को देखें, हम बता दें ये प्री कास्ट, अगर मोहम्मद आप इस इमारत पर अगर कैमरे को फोकस करें तो एक एक ब्रिक आप देखें मोटा मोटा, ये पहले से इसकी ढलाई हुई है।
किसी और जगह से की ढलाई हुई है और यहाँ लाकर अलग अलग जॉइंट पे इसको जोड़ा गया है एक तरीके से। ये होता है प्री कास्ट, जो हम सामान्य रूप से घर बनाते हैं उसमें ईंट पे ईंट रखते जाते हैं, बीच में सीमेंट रखते हैं, फिर सरिया लगाते हैं, फिर वहीं सब कुछ होता है। लेकिन ये इसका कोई भी हिस्सा यहाँ नहीं बना है, एक एक हिस्सा कहीं और ढाला गया फैक्ट्री की तरह और लाकर यहाँ जोड़ा गया। इसको बोलते हैं प्री कास्ट टेक्नोलॉजी जी। और इसी में प्री कास्ट में क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, यानी कंपोनेंट पे आप बेहतरीन क्वालिटी बना सकते हैं, क्वालिटी इसकी अच्छी हो सकती है यानी कंपोनेंट की। लेकिन जो क्रिटिकल एलिमेंट होता है, कंपोनेंट को जोड़ा कैसे गया है, वो जॉइंट जो है वो डिटरमिन करता है। क्योंकि आप एक कंपोनेंट से तो आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो पूरे स्ट्रक्चर से मतलब मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कहीं साबित हुआ है क्या, मतलब यहाँ नहीं दुनिया के किसी और देश में जहाँ प्री कास्ट तरीके से बनता हो, कि वो भूकंप रोधी ज़्यादा मजबूत है, एक तरह से भूकंप को सह सकता है? ज़्यादा कम की बात नहीं है, यानी प्री कास्ट को भी आप भूकंप रोधी बना सकते हैं और इन सीटू जो यानी साइड पे बनते हैं वो भी आप भूकंप रोधी बना सकते हैं। प्री कास्ट का फायदा सिर्फ इतना है कि वो बहुत जल्दी बनता है, यानी आप असेंबली लाइन की तरह आप उसको साइड पे ले जाके वो असेंबल कर सकते हैं। क्योंकि एक विज्ञापन हमने देखा तो उसमें ये दावा कर लिया गया था कि प्री कास्ट से बना रहे हैं तो ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है। इस तरह से विज्ञापनों से दर्शकों को बचना चाहिए। हमारे आप लोग प्रोफेसर लोग कह रहे हैं तो जी अब आप शुरू कर सकते हैं। ये किस मैग्नीट्यूड पे इसको टेस्ट किया जाएगा सर? एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड से नहीं, हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन से। अच्छा, क्योंकि देखिए अगर 6.5 का मैग्नीट्यूड या 7.5 का मैग्नीट्यूड जो नेपाल में आया था तो वहाँ पर तो एक्सेलरेशन था 0.8 G के आसपास। अच्छा। लेकिन जो उसको रुड़की में रिकॉर्ड किया हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है तो 0.8 G के आसपास कहते हैं, 0.7 0.8 एक्सेलरेशन होता है। रेडी है, सब रेडी। मतलब कितना तक ये सह सकती है ये इमारत, ये इसका टेस्टिंग हो रहा है नहीं? ताली क्यों बजी? टेस्टिंग से चल रहा टेस्टिंग हुआ, सह गया, अदरवाइज जो दूसरा ईंट वाला रहता है वो अभी तक तो निकल जाता है। इतना इसमें फोर्स होता है। तो आपके हिसाब से फुल अर्थक्वेक कितना हुआ बताओ? इसका डबल होगा। इसका डबल? हाँ डबल, जो वाइब्रेशन हो रहा है हाँ, काफी एम्प्लीफाइड हो जाएगा। तो अगर हम अपने दर्शकों को कहें कि आप 7 से ऊपर के स्केल पे टेस्ट कर रहे हैं? स्केल मैग्नीट्यूड के टर्म्स में तो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, ठीक है, डिफिकल्ट है, बट मेन थिंग इज दैट कि जो एक्सेलरेशन है हाँ वो भी काफी है, मतलब हाँ काफी है। तो एक टेस्ट में ये इमारत नहीं गिरी। हाँ, अब नेक्स्ट इसको हायर शॉक होगा, तो इसको और ज्यादा शॉक देके देखेंगे कि ये टिक पाती है कि नहीं। जैसे कि सर इस शॉक में तो कुछ भी नहीं हुआ, इवन कहीं पे भी कोई भी गैप कुछ अब भी ये नहीं हुआ। जितना वाइब्रेशन दिया था ना, बेसिकली ये लिंक के थ्रू एनर्जी को डेसिपेट कर दिया, तो देयर इज नो क्रैक इन द मॉडल। अच्छा, अभी आप हायर देखोगे तो जो आपने रबर के टायर से जो लिंक बनाया है वो उसको एनर्जी को जो है अब्सॉर्ब कर लेता है। ये असल में मेसोनी टाइप जो स्ट्रक्चर रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए ये काफी मतलब एक अपने आप में अच्छा जो है टेक्निक हो गई है। लेकिन आजकल जो ये 10 मंजिल इमारत 20 मंजिल ये इमारतें फ्रेम बनती स्ट्रक्चर है, दैट इज अ डिफरेंट टाइप। तो वो सुरक्षित होती हैं या? बेसिकली सुरक्षित वो होता है जो आप प्रॉपर डिजाइन हो। अगर आप एक स्टोरी है वो आपने प्रॉपर डिजाइन करा है या इम्प्रॉपर डिजाइन पर अगर 20-22 मंजिल की इमारत होगी तो बिना प्रॉपर डिजाइन के वो खड़ी नहीं हो सकती। ये जो ये लिंक डेवलप किया है हमने, ये रबर टायर, रेडियल रबर टायर का लिंक है। आप देखो ना, अच्छा, ये देख रहे हैं, ये क्या है कि एक अप टू एक ईल्ड लिमिट तक तो ये रजिस्ट करेगा, जैसे विंड है कुछ है तो कोई नहीं होगा। अच्छा, तो जैसे अर्थक्वेक फोर्स, क्योंकि अर्थक्वेक इज अ वेरी एक्सट्रीम फोर्स, तो वो इसको लिंक करता हुआ इसके थ्रू जो है एनर्जी को डिसिपेट करता ओ, और ये मुड़ जाता है थोड़ा? ये मुड़ जाएगा अंदर से। अच्छा, ये अंदर से मुड़ जाएगा, ये अंदर से मुड़ जाएगा। तो और आप ये एनर्जी को dissipate देखना चाह रहे थे कि ये टूटे नहीं, है ना? ये नहीं टूटेगा तो है ही नहीं, टूटेगा तो है ही ज्यादा से ज्यादा ये ईल्ड होगा, और जितना ईल्ड होगा उतना एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाएगी। ओ, बेसिकली अर्थक्वेक इंजीनियरिंग मतलब सह लेगा ये भूकंप को। वो आपका एनर्जी का है, आप एनर्जी स्ट्रक्चर दे रहे हैं उसमें और उसको एनर्जी को जो है डेसिपेट कर रहे हैं। कोई भी मैकेनिज्म आप यूज कर रहे हैं वो एनर्जी को डेसिपेशन करने का काम कर रहा है। जो एक शक्ति पैदा हो रही है वो मतलब निकल जाए कहीं से, है ना, कहीं बिल्डिंग से निकल जाए। यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। अगर वो टिक जाए तो वो तोड़ देगी इमारत को। तो इससे ये है कि अभी पंकज जी ने एक बात कही कि बिल्डिंग कोड, और जिसकी बात होते रहती है कि जापान ने भी अपने बिल्डिंग कोड को काफ़ी सख्त किया है। हमारे देश में भी समय समय पर 5 साल 10 साल के अंतराल पर इसमें सुधार होता है, पर ये लागू होता है कि नहीं होता ये कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। अभी दिल्ली सरकार ने कहा कि नागरिक अपनी तरीके से इसका सत्यापन करा लें। नागरिक कहाँ जाएं, इतने स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं नहीं।
और कौन करेगा, वो कितना सही होगा, ये किसी को पता नहीं है। गुड़गांव में एक अखबार में खबर आई थी कि लोग अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमारे इलाके की तमाम इमारतों का ऑडिट कराएं और बता दें कि कौन सी इमारत सुरक्षित है, कौन सी इमारत नहीं है। तो ये भी एक बड़ा टेक्निकल काम है।